हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सना कमर इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं अरशद सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कमर इंग्लिश क्लासेस पूर्णिया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के 5th चैप्टर एन एपिटाफ, जो कि वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखी गई है। एन एपिटाफ के जो पोएट है वह है वाल्टर डिलामेयर। मैंने सबसे पहला लेक्चर में यानी लेक्चर फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट पढ़ाया, जो कि आपका टेक्स्ट बुक में है। काफ़ी मैंने डिटेल में पढ़ाया उनको। फिर मैंने सेकेंड लेक्चर में लेक्चर 2 यानी लेक्चर 2 में मैंने पढ़ाया शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ वाल्टर डिलामेयर। एन एपिटाफ के जो पोएट है उसी का मैंने पोएट का ही शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ वाल्टर डिलामेयर मैंने पढ़ाया, और उसके बाद पोएम्स को मैंने। तो अगर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले कि आप इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट को देखें, उसका शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ पोएट देखें, उसके बाद इस पोएम्स को पढ़ें, तभी जाके आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। लाइन बाय लाइन आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, इनका वर्ड बाय वर्ड समझेंगे हम लोग, है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एन एपिटाफ को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि एन एपिटाफ क्या है। एन एपिटाफ क्या है, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट में भी मैंने पढ़ाया था कि एन एपिटाफ क्या है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एन एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। एन एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख या स्मृति लेख कह सकते हैं ना। समाधि लेख क्या होता है? किसी समाधि पर लिखा हुआ लेख जो होता है उसे ही कहा जाता है समाधि लेख। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके समाधि पर जो लेख लिखी जाती है, जो बातें लिखी जाती है, जो सेंटेंस लिखे जाते हैं, उसे ही कहा जाता है समाधि लेख, उसे ही कहा जाता है एपिटाफ। ठीक है। दूसरा हिंदी हमने लिखा है स्मृति लेख। स्मृति का मतलब होता है याद। किसी मरे हुए व्यक्ति के याद में उसके समाधि पर, उसके कब्र पर जो बातें लिखी जाती है, जो सेंटेंस लिखे जाते हैं, जो लेख लिखे जाते हैं, उसे ही कहा जाता है स्मृति लेख, उसे ही कहा जाता है एपिटाफ। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जिस मरे हुए व्यक्ति की याद में, किसी मरे हुए व्यक्ति के याद में, मरे हुए व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, किसी मरे हुए व्यक्ति के याद में उसके कब्र पर, उसके समाधि पर जो बातें लिखी जाती है, जो सेंटेंस लिखे जाते हैं, जो लेख लिखे जाते हैं, उसे ही कहा जाता है स्मृति लेख, उसे ही कहा जाता है एपिटाफ। अगर आप ये नहीं समझे होंगे, आइए मैं थोड़ा सा फिगर के जरिए से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो इस टाइप उसका समाधि बना दिया जाता है। देखिए, ये आपका थोड़ी देर के लिए मान लेना है, समाधि इसी टाइप का होता है ना। बहुत सारे कब्रिस्तान में देखने को मिलेगा आपको, सीमेंट से बनाया होगा, सीमेंटेड, है ना। और ये जो देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका समाधि। ये क्या हो गया? आपका समाधि हो गया। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टम्ब, TOMB, टम्ब। टम्ब मतलब होता है मकबरा, टम्ब मतलब होता है समाधि। अब इस समाधि पर जो लेख लिखी हुई रहती है ना, जो लेख लिखी जाती है ना, जैसे अगर हम लिख दें कि आई हैव नथिंग फर्दर टू से, ये तो हो गया आपका समाधि हो गया। ये हो गया समाधि आपका। कोई व्यक्ति मरा, उनका एक समाधि बना दिया गया, है ना, एक टम्ब बना दिया गया। और इस समाधि पर, इस पर जो बातें लिखी हुई होगी, है ना, जो बातें लिखी हुई रहती है, जो बातें लिखी जाती है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आई हैव नथिंग फर्दर टू से। इस समाधि पर जो सेंटेंस लिखे हुए गए हैं, जो लेख लिखे हुए हैं, जो बातें लिखे हुए हैं ना, यही कहलाता है एपिटाफ कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एपिटाफ कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे एपिटाफ क्या होता है। समाधि पर जो बातें लिखी हुई होती है, जो सेंटेंस लिखे हुए होते हैं, है ना, जो लेख लिखे हुए होते हैं, उसे ही कहा जाता है एपिटाफ कहा जाता है। यानी टम्ब पर जो बातें लिखी हुई होती है, जो सेंटेंस लिखे हुए होते हैं, जो लेख लिखे हुए होते हैं, उसे ही कहा जाता है एपिटाफ कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे एपिटाफ क्या है।
अब हम लोग जानेंगे कि एपिटाफ जो कविता है, एपिटाफ जो पोएम है, इनका क्या थीम है, इनका विषय वस्तु क्या है। ये कविता जो है, विषय वस्तु का आपके सर थीम का मतलब क्या होता है, विषय वस्तु होता है। तो विषय वस्तु क्या, यानी कि ये कविता जो है वह किस पर आधारित है, ये कविता किस पर आधारित है ना। तो इस कविता में कवि जो है अपने गम को व्यक्त करते हैं। इस कविता में, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी। इस कविता में कवि जो है अपने गम को व्यक्त करते हैं एक लेडी के लिए। इस कविता में कवि क्या करते हैं, अपने गम को व्यक्त करते हैं, अपने शेड फीलिंग्स को, अपने उदासी को व्यक्त करते हैं एक लेडी के लिए, है ना। अब थोड़ी से हम इसका निचोड़तम बताते हैं इस कविता का, है ना। और जो है, एक तो मैंने थीम बताया, दूसरी बात है एपिटाफ जो है, एपिटाफ कोई पूछेगा कि एपिटाफ किस टाइप का ये पोएम है, व्हाट काइंड ऑफ पोएम एन एपिटाफ। एन एपिटाफ किस टाइप का, किस प्रकार का जो है ये कविता है। तो एन एपिटाफ जो है वह एक एलेजी टाइप का है, ELEGY, एलजी, एलजी या तो मेलांकली बोलिए। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट में भी इसको पढ़ाया, जिक्र किया था मेलांकली का, MELANCHOLY, मेलांकली। दो चीज़ याद रखेंगे। ये कोई पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ पोएम एन एपिटाफ, एन एपिटाफ किस प्रकार की कविता है, तो बोलेंगे एलजी टाइप का। एलजी का मतलब होता है ना, एलजी बोलिए, एलजी बोलिए, है ना, होता है शोक युक्त। क्योंकि शोक युक्त कहता है कि ऐसा कविता जिसमें, ऐसे कविता जो सैड फीलिंग्स को व्यक्त करे, है ना, जो उदासी को व्यक्त करे। एलजी मीन्स क्या होता है, उदासी, शोक, है ना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो गम मनाते हैं ना, तो बस वही ये क्या कहते हैं कि ये कविता जो है एक गम पर डिपेंड है, एक उदासी वाली कविता है ये। या मेलांकली मतलब भी होता है उदासी, एलजी मतलब भी होता है उदासी। तो पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ पोएम एन एपिटाफ किस प्रकार की कविता है, तो बोलेंगे एलेजी मतलब क्या होता है, उदासी, क्योंकि इसमें गम को व्यक्त किए हैं कवि ना। कवि जो है लेडी के लिए जो है ना, गम को व्यक्त किए हैं। आपके सर लेडी के लिए समझने, इस कविता का मैं थोड़ा सा एक निचोड़तम बताता हूँ, तब मैं इनको शुरू करूँगा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हिंदी को हम लोग जानेंगे। बस हमारे चैनल में बने रहिए, वीडियो को न भगाएं, कृपया करके आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं थोड़ा निचोड़तम बता देता हूँ ये कविता को, तो अच्छी, जब मैं समझाऊंगा ना तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी बातों, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए आप। एक एन एपिटाफ की मैं थोड़ी सी कहानी में बता रहा हूँ इनके बारे में कि किस पर डिपेंड किया है। एन एपिटाफ जो है इसमें एक लेडी रहती है। एन एपिटाफ जो पोएम है इसमें एक लेडी की चर्चा है। किसकी चर्चा है, एक लेडी की चर्चा है। एन एपिटाफ में एक लेडी की चर्चा है, और यह लेडी जो है ना वह वेस्ट कंट्री की होती है। कहाँ की होती है, वेस्ट कंट्री की होती है, वेस्ट कंट्री। लिंचियों को याद रखेंगे, मेरी बातों पर ध्यान देंगे आप। यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। ये लेडी जो है ये वेस्ट कंट्री की होती है ना। और इस लेडी से जो है ये वाल्टर डिलामेयर जो है ना वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इस लेडी से वाल्टर डिलामेयर बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और ये लेडी जो होती है ना वह कहाँ की होती है, वह वेस्ट कंट्री की लेडी होती है ना। आप कहानी सुने, अगर ये समझ लेंगे ना आप, ये पूरी पोएम आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं इनको समझा रहा हूँ, है ना। ये नहीं कि सर आप पोएम कहाँ पढ़ा रहे हैं, नहीं, ध्यान से सुने पहले इनको। मैं 2 मिनट टाइम दे हमको, उसको मैं तो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मैं हिंदी को समझाऊंगा, काफ़ी तोड़ तोड़ कर मैं समझाऊंगा। बस थोड़ा सा ध्यान दे, पहले इसकी निचोड़तम समझ लीजिए किस पर डिपेंड है, तो आपको कहानी याद होगी कि किस पर ये कहानी बेस्ड है। एक लेडी रहती है, और वो लेडी कहाँ की रहती है, वह वेस्ट कंट्री की लेडी रहती है। कहाँ की, वेस्ट कंट्री की लेडी रहती है। और वह लेडी की खासियत है कि वो बहुत ही ब्यूटी होती है, ब्यूटी, बहुत खूबसूरत ब्यूटी, है ना। इस लेडी के ब्यूटी के बारे में, खूबसूरती के बारे में कभी जिक्र किए हैं। इस लेडी से वाल्टर डिलामेयर जो है वह बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं इनसे, लेडी से। और ये लेडी कहाँ की रहती है, वह वेस्ट कंट्री की लेडी रहती है। और इस लेडी के ब्यूटी के बारे में कभी जो है याद रखेंगे, इसके इंटेलिजेंट, इसके तेज़ के बारे में नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट थी लेडी, नहीं, इसकी ब्यूटी के बारे में, है ना, इंटेलिजेंस के बारे में नहीं, इसकी ब्यूटी के बारे में कवि चर्चा किए हैं, है ना। ये वेस्ट कंट्री, कवि का कहना है कि वेस्ट कंट्री में जो लेडी है वह लेडी जो है बहुत ही खूबसूरत है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है ना। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई होगी, शायद मेरा ऐसा मानना है कि यह लेडी जो है वेस्ट कंट्री में सबसे खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है।
ठीक है। तो ये कहानी का ये था, ये ब्यूटी पर चर्चा किया कवि कि ये लेडी कितनी खूबसूरत थी, इनके गुण के बारे में बखान किए हैं कि कवि जो है इस लेडी से बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत करते थे। और एक दिन ये क्या होती है, ये लेडी जो है वह स्वर्ग सिधार जाती है, वह मर जाती है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है ना इस लेडी की। और इनका एक समाधि बना दिया जाता है, इसका एक समाधि बना दिया जाता है। और इस समाधि के पास कवि जा कर के खड़े होकर के कहते हैं कि यहाँ जो लेटी हुई है, यहाँ जो कब्र में पड़ी हुई है, यह लेडी जो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लेडी थी, बहुत ही खूबसूरत लेडी थी। यहाँ जाके कवि क्या कर रहे हैं, इस चीज़ कर रहे हैं, तभी जाकर पोएम यहाँ शुरू होती है। अब आइए हम लोग पोएम्स को शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, और ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है क्या कि हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ, लाई मतलब होता है लेटना, औ का मतलब होता है एक, और मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुत खूबसूरत। मोस्ट ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, बहुत खूबसूरत। और लेडी का मतलब होता है औरत। काफ़ी तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ मैं, और ध्यान दें आपको वर्ड बाय वर्ड। जब आप पोएम को सही ढंग से समझ लेंगे ना, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी, बिना रटे हुए, है ना। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। बस सिर्फ इसको समझना है सही से आपको। क्या कह रहा कि हेयर, हेयर मतलब क्या होता है यहाँ, लाई मीन्स क्या होता है, लेटी हुई है। वैसे लाई मतलब होता है लेटना, यहाँ लाइज है, लेटी हुई है ना। लाई मतलब क्या होता है लेटना, यहाँ लाइज, लाइज मीन्स क्या होगा, लेटी हुई है। और मतलब एक, मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे खूबसूरत, तो मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे खूबसूरत, है ना। लेडी मतलब होता है औरत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वर्ड बाय वर्ड हिंदी समझ गए होंगे। अब हम जिक्र कर इसको मिला के बोल रहे हैं। कहता है कि यहाँ जैसे से मार्क रखेंगे ध्यान दे देंगे, यहाँ लेटी हुई है एक बहुत खूबसूरत औरत। फिर से बार ध्यान देंगे, यहाँ लेटी हुई है एक बहुत खूबसूरत औरत। अब ये कवि जी इस लाइन को बोल रहे हैं, कवि समाधि के पास, यानी उस टम्ब के पास, है ना, इस लेडी का जो टम्ब होता है, जो समाधि होती है, वहाँ पर कवि खड़े होकर के, है ना, इशारा करके बता रहे हैं क्या कि यहाँ जो लेटी हुई है, यहाँ, यहाँ हेयर लिखा हुआ ना, यहाँ, यहाँ जो हेयर जो आया है वह ग्रेव के लिए आया है। किसके लिए आया है, ग्रेव के लिए, कब्र के लिए आया है। यहाँ मतलब क्या, कब्र को दिखाते हुए कह रहे हैं कि यहाँ जो लेटी हुई है ना, वह बहुत ही खूबसूरत औरत है। क्या कोई दिक्कत, हेयर किसके लिए आया है, ग्रेव के लिए है, कब्र के लिए। यहाँ का जो इंडिकेट कर रहे हैं वो कब्र की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लाइन का हिंदी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सेकंड लाइन में। कहता है कि लाइट ऑफ ए स्टेप, लाइट ऑफ ए स्टेप। देखिए लाइट अगर मैं इसको तोड़ तोड़ के बोलूँ तो लाइट का मतलब होता है हल्का, ऑफ का मतलब होता है का, स्टेप मतलब होता है कदम, है ना। लाइट ऑफ ए, लाइट में रोशनी भी होता है, लेकिन यहाँ लाइट मतलब हल्का सेंस है, हल्का। लाइट ऑफ ए स्टेप मतलब कदम के हल्के। जब ऑफ आ जाता है तो उल्टा भी निकालते हैं, तो लाइट ऑफ ए स्टेप, है ना, कदम के हल्के, है ना। यानी कि उस हल्के थे कदम। ये दूसरा लाइन में जो है, ये दूसरा लाइन में कवि जो है ना उस लेडी के खास विशेषता को बता रहे हैं, उनके गुण को बता रहे हैं। इस दूसरा लाइन में आपका पहला आपका खूबसूरती देखे बताया, खूबसूरत ब्यूटीफुल की बहुत खूबसूरत थी वो, है ना। फिर दूसरा लाइन में उनकी विशेषता बता रहे हैं, उनके गुण को बता रहे हैं। कहता लाइट ऑफ ए स्टेप, हल्के थे कदम। तोड़ के निकालेंगे तो लाइट ऑफ स्टेप, कदम, इसका होता है कदम के हल्के, मतलब क्या, हल्के थे कदम। तो जब तोड़ के निकाले तो इसका मीनिंग हुआ है हल्के थे कदम। किसका, लेडी के बारे में बात हो रही है, हल्के थे कदम। किसका, लेडी की बात कर रहे हैं कि हल्के थे कदम। हल्के थे कदम का मतलब क्या हुआ, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं हम लोग। वैसे जब इसका रियल मीनिंग की बात करते हैं लाइट ऑफ स्टेप का, तो होता है हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर। हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर मतलब ये हुआ लाइट ऑफ स्टेप का कि यहाँ वहाँ घूमने की आदत। तो आप याद रखेंगे लाइट ऑफ स्टेप का मीनिंग होता है यहाँ वहाँ घूमने की आदत। कहने मतलब उस जो औरत मर गई है, जो कब्र में पड़ी हुई है, कहता है कि लाइट ऑफ स्टेप, है ना, उस औरत को जो है ना यहाँ वहाँ घूमने की आदत थी। लाइट ऑफ स्टेप मीन्स क्या होता है, यहाँ वहाँ घूमने की आदत। तो लाइट ऑफ स्टेप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे यहाँ इसका मीनिंग, है ना। लाइट ऑफ स्टेप यहाँ वहाँ घूमने की आदत थी, यानी वह औरत मंचला थी, है ना। लाइट ऑफ स्टेप की मीनिंग समझ गए होंगे। अब कहता है क्या, एंड और हार्ट वाज सी, और दिल भी था उसका। हार्ट दिल, एंड हार्ट वाज सी, और दिल भी था उसका। मतलब ये वह दिल की साफ थी, वह दिल की दयालु थी, ये हुआ इसका मतलब। एंड हार्ट वाज सी, और दिल भी था उसका।
मतदिलवी था उसका मतलब क्या, वो दिल की साफ थी, दिल की दयालु थी, ये इसका मीनिंग हुआ आपका, है ना। अब आते हैं हम लोग, कहता है कि आई थिंक, मेरा मानना है, ये कवि कह रहे हैं इस बात को, आई थिंक मेरा मानना है या मैं मानता हूँ, है ना, ये कह सकते हैं इसको, आई थिंक मेरा मानना है, आई थिंक क्या बोलेंगे, मेरा मानना है, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, द मोस्ट ब्यूटीफुल का मीनिंग तो हम बताए थे ऊपर में भी, है ना। द मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब क्या, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं, द मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत, द मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब होता है बहुत खूबसूरत। देखिए यहाँ लिख देते हैं हिंदी हम, बहुत खूबसूरत लिख दिए, वही यह मीनिंग होगा। देखिए सी मतलब होता है वह, वाज मतलब होता है यहाँ थी, सी है तो इसलिए थी, है ना। और द मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब बहुत खूबसूरत, और लेडी का मतलब होता है औरत। आप यहाँ देखिए आई थिंक तो बता ही दिए, आई थिंक मतलब मेरा मानना है, मेरा मानना है वह थी बहुत खूबसूरत औरत, बिल्कुल तोड़ तोड़ के मैं समझा रहा हूँ, है ना। मेरा मानना है वह थी बहुत खूबसूरत औरत, कहने मतलब क्या, मेरा मानना है वह बहुत खूबसूरत औरत थी, है ना। स्टेप सेटअप कर लेंगे हम लोग, वह बहुत खूबसूरत औरत थी। कवि का कहना है कि कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा मानना है कि वह बहुत ही खूबसूरत औरत थी, है ना। देखिए जो जिनसे मोहब्बत करता है उनका तारीफ़ ज़रूर करते हैं, है ना, चाहे दूसरे की नज़र में अच्छा हो या ना हो, लेकिन जो जिससे मोहब्बत करता है ना, वह उनका तारीफ़ तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए कवि कह रहे हैं क्या, कि मेरा मानना है, दुनिया माने या ना माने उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वह सबसे खूबसूरत औरत थी। क्या कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि दैट ईवर, वैसे दैट मतलब जो, ईवर मतलब कभी, दैट मतलब जो, ईवर मतलब कभी, जो कभी थी, कहता है इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी वेस्ट कंट्री में थी, जो कभी वेस्ट कंट्री में थी, ये मीनिंग निकालेंगे। या तो दैट ईवर शायद, या आप कह सकते हैं इस लाइन का मीनिंग क्या, कि शायद ही वेस्ट कंट्री में, शायद ही वेस्ट कंट्री में, है ना। मैंने पहले बता चुका कि आप लोगों को बता चुका हूँ कि लेडी कहाँ की थी, वेस्ट कंट्री की थी, है ना, बात वो आ रही है। कहता है कि शायद ही वेस्ट कंट्री में ऐसी औरत होगी, ये सेंस इस लाइन का मीनिंग अगर जब रियल मीनिंग बताएंगे तो। दैट ईवर मतलब क्या, शायद ही कह सकते हैं, ये है ना, कि दैट ईवर शायद ही, कहता वॉज इन द वेस्ट कंट्री, शायद ही वेस्ट कंट्री में ऐसी महिलाएं थी। मुझे नहीं लगता है कि और कोई ऐसी होगी कि वेस्ट कंट्री में, कि क्या कहते हैं, इस औरत की तरह कोई होगी खूबसूरत, मुझे नहीं लगता है। शायद ही वेस्ट कंट्री में ऐसी महिला होगी। अब आगे चलिए देखते हैं। बट लेकिन ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता या खूबसूरती, कहता वेनिसेस, इसको याद रखेंगे, वेनिसेस, वेनिसेस, है ना, मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इसको याद रखेंगे, ब्यूटी वेनिसेस एकदम ओट पे रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। बट लेकिन ब्यूटी वेनिसेस, वेनिसेस मीन्स क्या होता है, वेनिस मीन्स क्या होता है, गायब हो जाना, समाप्त हो जाना, क्या हो जाना, समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, है ना। ये पासेस ढल जाना, ढल जाना, गुजर जाना, है ना, जो कहिए। बट लेकिन ब्यूटी वेनिसेस, सुंदरता, क्या होता है इसका मतलब, सुंदरता या खूबसूरती, सुंदरता समाप्त हो जाती है, वेनिसेस है ना, क्या हुआ, बट लेकिन ब्यूटी वेनिसेस, खूबसूरती समाप्त हो जाती है ना, ब्यूटी पासेस, खूबसूरती ढल जाती है समय के साथ। ये तो आपको पता है, आपको इस लाइन को नहीं आता समझे। लेकिन ब्यूटी वेनिसेस, खूबसूरती समाप्त हो जाती है, और फिर यहाँ कहता है ब्यूटी पासेस, और ब्यूटी ढल जाती है, खूबसूरती ढल जाती है, खूबसूरती गुजर जाती है। कब, समय के साथ खूबसूरती ढल जाती है। जब आप यंग हैं तो अभी आप देखने में एकदम हैंडसम, धीरे धीरे आपका उम्र जो है, आप 20 साल के होंगे, फिर आप 40 साल के होंगे अगर, जाहिर सी बात आपकी खूबसूरती क्या होगी, घटता चले जाएगा आपका खूबसूरती। इसलिए कभी जो है उनके खूबसूरती पर कटाक्ष किए हैं, खूबसूरती के बारे में भी बताएं कि वह महिलाएँ तो बहुत खूबसूरत थी महिला, आप फिर वही खूबसूरती के बारे में करें, खूबसूरती ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है, वो तो समाप्त हो जाती है ना, परमानेंट नहीं होता है खूबसूरती। वही कह रहा है क्या, लेकिन सुंदरता समाप्त हो जाती है और सुंदरता ढल जाती है समय के साथ। ये आप अपने मन से याद रखेंगे, जाने जोड़ेंगे इसको, समय के साथ क्या होता है, खूबसूरती ढल जाते हैं, है ना। फिर आगे कहते हैं कि
हाउएवर का मतलब होता है यद्यपि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। आप कहता है कि रेयर इट बी, रेयर इट बी, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। कहता हालांकि, कहता है इट बी, इट मतलब यह जो आया है वो खूबसूरती के लिए आया है ना। कहता है कि हालांकि यह, देखिए हाउएवर, हालांकि यह दुर्लभ से दुर्लभ, रेयर मीन्स दुर्लभ से दुर्लभ, रेयर मीन्स क्या होता है दुर्लभ से दुर्लभ। हालांकि यह दुर्लभ से दुर्लभ क्यों ना हो, यानी खूबसूरती के बारे में कह रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि भाई इस गाँव में ऐसी लड़की मिलना दुर्लभ है, मतलब ये कहना आप चाहते हैं कि अब नहीं मिल सकती है इसके जैसा, है ना। तो वही खूबसूरती के बारे में कह रहे हैं कि कहता है क्या कि यह, हालांकि यह दुर्लभ से दुर्लभ क्यों ना, खूबसूरती के बारे में कर रहे हैं कि यह दुर्लभ से दुर्लभ क्यों ना, यह अद्वितीय से अद्वितीय क्यों ना हो, मतलब दूसरा कोई नहीं, क्यों नहीं हो, है ना। कहता है क्या, फिर भी तो समाप्त हो जाती है, फिर भी क्या होती है वह खूबसूरती समाप्त, चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, है ना, उसके ऐसा कोई दुनिया में कोई क्यों नहीं, फिर भी वो जो है क्या होगा, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। कहता है एंड और, कहता है व्हेन मतलब होता है जब। कहता है क्या आई, मैं क्रम्बल, वैसे क्रम्बल CRUMBLE, क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े हो जाना, टुकड़ा हो जाना, लेकिन क्रम्बल का मतलब टुकड़ा हो जाना होता है, लेकिन यहाँ जो मीनिंग होगा इस पोएम में, क्रम्बल का मतलब होगा डाई, मरना। यहाँ क्रम्बल का मीनिंग क्या होगा, डाई, याद रखेंगे आप, क्या होगा, डाई होगा क्रम्बल का मीनिंग, क्या होगा, डाई। कहता है कि एंड और, व्हेन मतलब होगा यहाँ जब, है ना। कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा। कहता है क्या कि हु विल रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स कहता है याद, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, है ना। कहता है और जब मैं मर जाऊंगा, है ना। कहता है कि हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, है ना। कहता है कि दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कहता है कि ऑफ मतलब का की होता है ना, द वेस्ट कंट्री मतलब वेस्ट कंट्री के इस औरत को, कि औरत कहाँ की रहती है, लेडी कहाँ की रहती है, वो वेस्ट कंट्री की। कहता है कि अभी हम जिंदा है तो हम इसको याद करते हैं, है ना, उसकी खूबसूरती का बखान करते हैं कि इतनी खूबसूरत थी, है ना। लेकिन खूबसूरती जानते टिकाव नहीं होता है, हम हैं तो याद कर रहे हैं, लेकिन हमारे मर जाने के बाद, है ना, उसको कौन याद करेगा। हमको नहीं लगता है कोई उनको याद करेगा, क्योंकि खूबसूरती अच्छे आप कर्म करके जाएंगे तो ज़िंदगी भर तक आपका नाम इंसान लेंगे। आप कितनों खूबसूरत है, एक ना एक दिन क्या होगा, वह गुजर जाएंगे, वह एक दिन क्या होगा, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जो ब्यूटी होती है वह टिकाऊ नहीं होता है, वह परमानेंट नहीं होता है ब्यूटी, है ना। लेकिन आप अच्छे कर्म करके इस दुनिया से गए तो आप ज़िंदगी भर तक जो है आपको इंसान याद रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइन बाय लाइन समझ गए होंगे। क्रम्बल का याद रखेंगे, सिनोनिम्स पूछा जाएगा तो बोलेंगे क्या, डाई, मरना। क्रम्बल का यहाँ जो मीनिंग होगा क्या होगा, डाई। और वेनिसेस मतलब होता है समाप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो वेनिस का जो वैसे सिनोनिम्स अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे डिसएपियर, मतलब भी होता है गायब हो जाना। वेनिस मतलब भी होता है गायब हो जाना, समाप्त हो जाना, और डिसएपियर का मतलब भी होता है समाप्त हो जाना, गायब हो जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे, अगर आप इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट नहीं पढ़े, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट पढ़िए, यानी एपिटाफ का ही, उसका शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ पोएट पढ़िए, फिर उसके बाद पोएम्स पढ़िए, और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। जब आप ये वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आप हिंदी समझ लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं होगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही आप आंसर को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे क्लास नोट्स नहीं लिए हैं, जो क्लास नोट्स नहीं लिए हैं, वो मेरा एक नंबर है, यही लिख देते हैं 8294567804। इस पर आप कॉल करें, ये व्हाट्सएप मेरा नंबर मेरा है, इस पर कॉल करें आप या मैसेज करें और आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे आप, और ये बार बार वीडियो को देखते रहें आप, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।